तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि पहले से सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और किसी खास डायरेक्शन में सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर सकते हैं, पर वो इंडिविजुअल पार्टिकल इस तरीके से मूव करेंगे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा। और फिर हम डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या कहानी होती है, ये सब हमने कैलकुलेशन किया था। अब उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरीके से यूज करते हैं इन्हीं तरह के क्वेश्चंस में, जब किसी खास डायरेक्शन में सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में। ठीक है, तो यूज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। यूज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन when initially सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अब इन्हीं केस में देख लेते हैं, फिर अगले केस में हम सेंटर ऑफ मास को चला देंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ बातें आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की बता देता हूं। जैसे आपको इस तरीके से मानिए कि एक मास ये है m1 और एक मास ये है m2 और इस पर ये q1 का चार्ज है और ये q2 का चार्ज है। ऐसे थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। और मान लीजिए इस समय सेपरेशन इसमें x0 का है, केवल मोमेंटम कंजर्वेशन देख रहा हूं। और इस समय मान लीजिए ये धागे से दोनों चिपके हुए थे और हमने यहां पर अचानक से क्या किया, इसको कट कर दिया। द स्ट्रिंग इज कट, द स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, ग्रेविटी को मैं जीरो मान लेता हूं, जिससे कि आप लोग ये ना सोचें कि सर वर्टिकल में ब्लॉक नीचे तो नहीं गिरेंगे, तो ग्रेविटी को मैंने क्या मान लिया, जीरो। तो बताइए इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, जैसे आप धागे को कट करेंगे, धागे को कट करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ये फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आप जानते हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ से लगता है, जितना एफ इस पे लगेगा उतना ही एफ इस पे लगेगा। Q1 Q2 ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये वेरिएबल फोर्स होगा, ये वेरिएबल होगा। अलग अलग लोकेशन पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। पर अगर आप दोनों को एक सिस्टम में ले लें, दोनों के सिस्टम में ले लें, तो किसी भी लोकेशन पर अगर आप देखेंगे तो बताइए सिस्टम में अगर मैं ले लूं, दोनों सिस्टम ले लिया मैंने m1 प्लस m2 और पूरे सिस्टम पर मैं देखता हूं तो जितना F ये लगेगा उतना ही F ये लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में लगते हैं ये फोर्स। और एक्शन रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा बराबर होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। भले ही जैसे जैसे चार्जेस दूर जाएंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, पर वो दोनों पर ही कम होगा, इसलिए किसी भी समय पर ये दोनों फोर्स क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। तो F एक्सटर्नल बताइए हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, जीरो, और F एक्सटर्नल जीरो हो गया। और इनिशियली मोमेंटम क्या था, जीरो था, तो बताइए P इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यहां पर कंजर्व होगा। तो मान लीजिए कुछ देर बाद इन्होंने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, इन्होंने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, इन्होंने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली। मान लीजिए ये यहां पर आ गए दोनों, ये यहां पर आ गया m1 और ये यहां पर आ गया m2। पर जो वेलोसिटी गेन करेंगे वो इस तरीके से गेन करेंगे कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। फिर से मैं वही वाली बात बोलूंगा, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम बताइए कितना था, जीरो। और अगर इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ये मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और उधर वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m1v1। तो ये आ जाएगा m1v1 इक्वल टू m2v2। ये मोमेंटम कंजर्वेशन मैं अभी बेसिक क्वेश्चंस में आपको लगाना सिखा रहा हूं। बाद बाकी इतनी इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, जैसा ही फोर्स आपको जीरो देखे तुरंत कह दीजिए जितना मोमेंटम ये लेके जाएगा, वही जितना मोमेंटम ये लेके जाएगा, या आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो। देखिए m1x1 इक्वल टू m2x2, क्यों, सेंटर ऑफ मास तो कहीं मूव करेगा नहीं, तो हर समय मूवमेंट क्या होंगे, बैलेंस।
तो मोमेंट बैलेंस होंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx1 बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 dx2 बाई dt। और ये क्या है, वेलोसिटी, तो m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है, बात एक ही है, कैसे भी सोच लीजिए। इस तरीके से दोनों पार्टिकल मूव करेंगे कि सेंटर मास कहीं भी मूव नहीं करेगा, सेंटर मास नहीं मूव करेगा, सेंटर मास अभी भी यही रहेगा। अगर सिस्टम का सीएम यहां था तो अभी भी सेंटर मास यही रहेगा। अब ऐसी में बहुत सारी सिचुएशन आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, अभी जरा बेसिक कैलकुलेशंस ले रहा हूं फिर से। अब जैसे ये है, ये प्लैंक है, ट्रॉली ले ली, चलिए। अब देखिए यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मास है कैपिटल एम और इस पर एक स्मॉल एम का आदमी है खड़ा है, और यहां कोई फ्रिक्शन तो लेना ही पड़ेगा, आपको पता ही है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये आदमी इस पर चलना शुरू करेगा। तो दो केसेस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आदमी ग्राउंड फ्रेम से मूव कर रहा है विद गिवन वेलोसिटी, और ये आदमी इस प्लेन के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है विद गिवन वेलोसिटी, जिसको मैं यू रिलेटिव देता हूं, ठीक है। तो केस वन, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में है। नाउ मैन स्टार्ट मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म या ऑन द ट्रॉली with velocity u. Find the velocity of the trolley, अब देखिए इसी को कई बार कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। इफ फर्स्ट u आपको दिया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और सेकेंड u दिया है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। इसमें भी डॉक्टर एस.सी. वर्मा जी ने एक कन्वेंशन और यूज किया है कि ट्रॉली की कौन सी स्टेट, वो सब अभी कंफ्यूज मत करना कि चलने से पहले की कि चलने के बाद की, तो वहां पे काफी लोगों में मुद्दा बना रहता है। एक क्वेश्चन है उसमें एससीबी में शायद 22-23 नंबर का, जिसमें आंसर कुछ लोगों का मैच कर जाता है, कुछ का मैच नहीं करता है। पर भैया वो क्वेश्चन एकदम ठीक है, बस कोई एरर नहीं है उसमें। बस उन्होंने कहा है कि आपको जो आदमी की वेलोसिटी लेनी है वो कौन सी वाली लेनी है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। क्वेश्चन को लेकर आऊंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए, इसको मैं छोटा कर देता हूं, यही सॉल्व करना है। ठीक है, यहां रख दीजिए, इसको यही रख दीजिए। अब देखिए, अब ये आदमी इस ट्रॉली पे मूव करने लगा। पहले तो इसकी फिजिक्स समझ लो। जैसे ये मूव करने लगा तो मूव तो तभी करेगा जब इस पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, और इस पर लगाया इसने फ्रिक्शन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर फ्रिक्शन लगेगा तो ये इस पर एक्सीलेट नहीं करेगा, पर भैया चलते समय वो फ्रिक्शन आगे और पीछे के पैर पर इस तरीके से लगता है कि आदमी के पास ये मैकेनिज्म होती है कि फ्रिक्शन फोर्स लगने के बावजूद भी, जैसे अब आप पीछे का पैर करते हैं तो आगे लगता है, फिर जब आगे के पैर को आगे करते हैं तो पीछे लगता है। इस तरीके से होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर लेता है। पर मान लीजिए एक मूवमेंट के लिए वो एक्सीलरेट भी किया, और यहां से जो भी फोर्स लगेगा वर्टिकल में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और वर्टिकल में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा, m+mg। तो वर्टिकल में तो सेंटर मास का कोई मूवमेंट है नहीं, तो वर्टिकल में तो फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस हैं। और हॉरिजॉन्टल में अगर किसी भी मूवमेंट पर आप सोच भी लोगे फोर्स लग रहा है, तो बताइए ये क्या हो गया, इंटरनल हो गया बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, और पूरे सिस्टम के लिए क्या कर जाएगा बताइए, एफ। तो लगेगा तब भी कैंसिल करेगा, और नहीं लगेगा तब तो कोई बात ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब बताइए ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है यू की वेलोसिटी से। तो मैंने पहला ही केस ले लिया, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो इसको यू देख रहा है। तो मान लिया ग्राउंड फ्रेम से ये वी से जाने लगा, तो ये भी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वी से जाने लगा।
तो यू भी ग्राउंड फ्रेम से है और ये भी ग्राउंड फ्रेम से है। तो अब ग्राउंड फ्रेम से ही हम मोमेंटम को कंजर्व करा देते हैं। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक, वेक्टर फॉर्म में आपको मैंने बता दिया था कि जब वेक्टर क्वांटिटी 1D में दिए रहते हैं तो एक डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लो, लेट आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम भी ग्राउंड फ्रेम से ही लिख रहा हूं और फाइनल मोमेंटम भी ग्राउंड फ्रेम से लिख रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम से 0 था, फाइनल मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम से इस आदमी का कितना आ जाएगा बताइए, mu आ जाएगा पॉजिटिव, और ट्रॉली का आएगा पीछे -mv। तो v इक्वल टू कितना आ गया, mu अपॉन m आ गया। ठीक, अब इसी में देखेंगे जब ये u होगा विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। चलिए नेक्स्ट, u विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, अगर ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है तो किस तरीके से होगा। तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है तो ध्यान से देखना, डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना। अब ये आदमी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में यहां से यू से जा रहा है, तो एक आदमी आप यहां पे बैठा दो जिसके पास कोई मास नहीं है और ये यू से मूव करा रहा है इसको। ठीक, तो ये रिकॉइल स्पीड इसकी वेलोसिटी होगी, मान लो कोई v1 हो गई अब। ठीक है, तो ये आदमी भी ग्राउंड फ्रेम से बताइए, ये जो देख रहा है, ये जो देख रहा है ये भी तो खुद v1 से जा रहा होगा। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन, पहले इसको ग्राउंड फ्रेम से निकाल लेते हैं, क्यों हमें इसका मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम से लिखना होगा, क्योंकि मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम से कंजर्व है। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। बात समझ में आ रही। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, यही डायरेक्शन, फिर से क्या ले लो पॉजिटिव। तो फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो ट्रॉली का लिखेंगे और आदमी का भी लिखेंगे, और आदमी का मोमेंटम लिखेंगे ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से ही पहले हमको उसकी वेलोसिटी किस फ्रेम से चाहिए, ग्राउंड फ्रेम से ही चाहिए। भाई ट्रॉली के फ्रेम से मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि सूडो फोर्स का रोल आ जाएगा इंस्टेंटेनियसली, कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो वो ग्राउंड फ्रेम से ही मोमेंटम कंजर्व होगा। तो पहले आप इसकी वेलोसिटी किस फ्रेम से फाइंड आउट कर लो, ग्राउंड फ्रेम से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, टी को मैं ट्रॉली कह रहा हूं, और उसी अप्रोच से लिखेंगे। बताइए क्या है, ये है यू, या इसको वेक्टर फॉर्म से लिखिए इस तरीके से, ये यू वेक्टर। और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर v1। ठीक, अब इन दोनों से निकाल लीजिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यह आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। देखिए ये यू का वेक्टर दिया, एरो फॉर्म में बनाया करो, हमेशा हमेशा ज्योमेट्रिकल एरो से दिखाया करो जब भी रिलेटिव मोशन आपको यूज करना हो, पहले ही बता चुका हूं। और प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का लेफ्ट एरो है। अब ये एरो को ज्यादा होना पड़ेगा, क्यों मुझे साफ साफ दिख रहा है ट्रॉली के पास मोमेंटम लेफ्ट में, तो आदमी के पास ग्राउंड फ्रेम से मोमेंटम होगा राइट को, और राइट को मोमेंटम होने के लिए पहले उसके पास वेलोसिटी राइट को तो हो जाए, तो वो तभी पॉसिबल है जब u ग्रेटर देन v1। क्लियर हुई बात। तो बताइए यहां पर क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा, ये इधर एरो, और ये आ जाएगा u माइनस v1। अब आप लिख दीजिए, तो बताइए आदमी का मोमेंटम कितना लिखेंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिवली है तो ये आ जाएगा u माइनस v1 प्लस ट्रॉली का मोमेंटम लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस mv1। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू mu माइनस mv1 माइनस mv1। तो इसको लेफ्ट में ले जाइए v1 को, और m प्लस स्मॉल m इक्वल टू mu। तो यहाँ से v1 इक्वल टू आ जाएगा mu अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो ये आ जाती है ट्रॉली की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बेसिक्स के लिए काफ़ी मजबूत है, आपको कर लेना चाहिए। अच्छा, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका वहां यूज होता है, जंपिंग ऑफ मैन फ्रॉम द ट्रॉली, सिमिलर कॉन्सेप्ट, और रिकॉइल ऑफ द गन ड्यूरिंग फायरिंग। ठीक है, तो दोनों ही एक एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। तो जंपिंग मैन फ्रॉम द ट्रॉली, या जंपिंग ऑफ द मैन फ्रॉम द ट्रॉली, जंपिंग ऑफ द मैन फ्रॉम द ट्रॉली। ध्यान से देखना,
यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व होता है, किस तरीके होता है सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। मान लिया यहाँ पर ये मैंने ब्लॉक लिया, छोटा सा ही ब्लॉक ले लेता हूँ, कोई बड़ा मत बनाओ, छोटा सा ही ले लो ये गुटका। फिजिक्स समझो मेन। अब देखिए यहाँ हमेशा की तरह फ्रिक्शन जीरो होना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां से लगने वाला फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल के लिए क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल, और हमारी सब ऐसी की तैसी हो जाएगी। और यहाँ पे एक कैपिटल एम और एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है स्मॉल एम का। अब पहले से इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। अब जरा ड्यूरिंग जंप को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द जंप। तो ड्यूरिंग द जंप, इसमें फिजिक्स है, इसको समझ लो। ड्यूरिंग द जंप, ड्यूरिंग द जंप देखिए कुछ ऐसा फोटो आएगा। ये जो आदमी होगा देखिए ऐसे करके जंप लगाता है आदमी, तो ये पैर को ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है, और बॉडी के शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये जंप के दौरान ऐसा कुछ चेहरा हो जाता है। और मान लीजिए इसने यहाँ पर जो फोर्स लगाया और अपने आप को आगे ले जाने के लिए इस तरीके से फोर्स लगा दिया इसने, ये एन, और इस पर ये लग गया, ठीक है। तो बात वही आ जाती है फिर से, अगर मैं पूरे सिस्टम को कंसीडर करता हूं, अच्छा यहां से ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो वो तो वर्टिकल में लगेगा N1, और इस पे जो mg लग रहा होगा ये लग रहा होगा नीचे की तरफ ही, ठीक, और आदमी का वेट लग रहा होगा mg, और मान लीजिए फ्रिक्शन लग भी रहा है तो जो ये भी मान लो F इस पे लगा और ट्रॉली पर F लगा, और फिर से मैं सिस्टम का पूरे का FBD बनाता हूं, पूरे का FBD बनाता हूं। तो ध्यान से देखिए, यही बना देता हूं, सारे फोर्सेस को देखिए सिस्टम पर। देखिए ये तो वर्टिकल में लग रहे हैं, केवल हॉरिजॉन्टल वालों की बात कर लेते हैं, या चलो सब लगा देते हैं। ये N1 लग गया, ठीक है, ऊपर की तरफ। नीचे क्या लग गया बताइए, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg लग गया। ये फ्रिक्शन लग गया, मान लो लगा कि नहीं लगा, या उसने नॉर्मल रिएक्शन से ही काम किया, वो सब सोचने की बात है नहीं। और बताइए क्या लगा, ये n ऐसे लग गया। तो ध्यान से देखिए, ये फोर्सेस सब क्या कर गए, कैंसिल आउट कर गए, और वर्टिकल में हमें कोई लेना देना है नहीं। अब इसमें कई बार मैं वर्टिकल में भी आदमी को उछालूंगा, वो सारी कहानी अभी बताने जा रहा हूं आपको। तो लेट, अब ये तो मैंने ड्यूरिंग द जंप का फोटो बना दिया, तो आप ड्यूरिंग जंप ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ड्यूरिंग जंप हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ड्यूरिंग द जंप, ड्यूरिंग द जंप there is no external force along the horizontal, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ड्यूरिंग द जंप, हेंस वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर जंप एंड आफ्टर द जंप, एंड आफ्टर द जंप। तो जंप से पहले और जंप के बाद हम लीनियर मोमेंटम को क्या करा ले जाएंगे, कंजर्व करा ले जाएंगे। तो ये मैंने आपको फिजिक्स वाली बात आपको समझा दी कि ड्यूरिंग जंप आदमी इस तरीके से किया होगा तो नॉर्मल एक्शन आया भी होगा, तो इसकी वजह से N1 बढ़ गया होगा, लेकिन N1 लग तो वर्टिकल में रहा है, तो वर्टिकल में जो भी चेंजेस आएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। इसलिए हम सिंपल अब ये फोटो बनाएंगे। देखिए ये बिफोर जंप है, ये भले आदमी ट्रॉली पे खड़ा हुआ है मान लीजिए, बात एक ही है, अब पहिए लगा दो उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, ठीक, और इनिशियल मोमेंटम कितना है बताइए, 0 है, और जंप के बाद आफ्टर द जंप, आफ्टर द जंप
बताइए क्या हो जाएगा। जंप के बाद मान लो आदमी हवा में आ गया, हो सकता है इसके पास कोई वेलोसिटी v2 ऊपर हो और इधर ये u हो, क्यों u दी हुई थी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये पीछे की तरफ भाग गया मान लो v1 से। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल है, आदमी इस तरीके से गया और रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रही होगी जो भी रही होगी। लेकिन हमको तो मतलब वर्टिकल से तो है ही नहीं, क्यों वर्टिकल में तो मोमेंटम कंजर्व होगा भी नहीं, इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम पर 0 है। और जब ये आदमी उछल के इस तरीके से गया प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ इस तरीके से, तो वर्टिकल में मान लो वेलोसिटी आ भी गई, तो इस पार्टिकल के पास मोमेंटम आ गया ना, भले ही इसके पास तो वर्टिकल में कोई मोमेंटम है नहीं, पर इसके पास तो वर्टिकल में मोमेंटम है, और इनिशियली कोई भी सिस्टम पर मोमेंटम था नहीं, तो इसका मतलब वर्टिकल में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं कंजर्व हुआ होगा ना, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में लगा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फिर से किससे ज्यादा हो गया होगा, नॉर्मल रिएक्शन हो गया होगा mg प्लस स्मॉल mg से ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि आदमी ने एकदम जर्क लगाया होगा नीचे की तरफ, तो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लग गया होगा, इसलिए वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। हम ये सर्टेनली कह ही नहीं सकते कि ये वर्टिकल के फोर्सेज बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, बात क्लियर है, इसलिए मैंने ये फोटो बना दिया आपके लिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए फिर से इस डायरेक्शन को क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, और सीधे सीधे लिख दो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। यहाँ पर वेक्टर एरो की भी कोई जरूरत नहीं है अगर आपने यहाँ पर डायरेक्शन का साइन बना दिया है तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 था। बताइए आदमी के पास कितना गया u, अब की बार u में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहा हूं बेटा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया, और बताइए ट्रॉली के पास कितना हो गया mv1, तो v1 इक्वल टू कितना हो गया mu अपॉन कैपिटल M। फिर से देखिए सेम आंसर आ गया। अब इस u को मैं ले लेता हूं विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली ले लेता हूं, आदमी यहां खड़ा हुआ है, ठीक, और आफ्टर द जंप, आफ्टर द जंप, जंप के बाद छोटा सा डायग्राम बना दिया करिए तभी स्पीड आती है हाथ में। फिर से यही आदमी मैंने बनाया, अब की बार ये u ध्यान रखना ऊपर किसी से भी जा रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये अब इस आदमी के रेस्पेक्ट में जो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ये u का कंपोनेंट, तो ये u की वेलोसिटी मुझे पहले ग्राउंड फ्रेम से निकालनी पड़ेगी, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया, एक लाइन में लिख लीजिए। वेलोसिटी डायरेक्ट लिखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, अब मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इसी कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं, वर्टिकल के लिए बात ही मत करो। तो मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली ये u का वेक्टर है, प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर v1 पीछे है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का ये वेक्टर इधर आएगा u माइनस v1। क्लियर हुआ। और अब ये किस फ्रेम से है, ग्राउंड फ्रेम से, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लिखेंगे, और यही डायरेक्शन क्या ले लेंगे बेटा, पॉजिटिव ले लेंगे। जब पॉजिटिव ले लेते हैं तो वेक्टर एरो की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, अभी यही वाले केसेस हम कर भी रहे हैं, आगे हम वो भी करेंगे जब सिस्टम पहले से मूव कर रहा होगा, पर पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए ट्रॉली का फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, माइनस mv1 प्लस आदमी के पास कितना u माइनस v1, और जरा आप सॉल्व करके देख लीजिए mv1 प्लस स्मॉल mv1 इक्वल टू mu, तो v1 इक्वल टू mu अपॉन m प्लस m, ये आंसर आ जाता है। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट ये जंपिंग ऑफ द ट्रॉली में हो गया, सीरीज जंपिंग और बहुत सारी जंपिंग होती है, उनको आगे केसेस को करेंगे, हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका रिकॉइल ऑफ द गन में यूज होता है, रिकॉइल ऑफ द गन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। रिकॉइल ऑफ द गन, अब यहां पर एक कंसेप्ट यूज होता है मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये असल में बुलेट की वो वेलोसिटी होती है जो विद रेस्पेक्ट टू मजल, मजल असल में क्या है, जो आपकी गन होती है उसकी जो जिससे जो बैरल होता है उसको मजल कहते हैं, जो बैरल होता है गन का उसको क्या कहते हैं, मजल।
तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मजल, विद रेस्पेक्ट टू गन, और गन का दो स्टेट होते हैं, एक तो फायरिंग से पहले और एक फायरिंग के बाद। तो हम इसमें फायरिंग के बाद लेते हैं, कौन सी लेते हैं, फायरिंग के बाद लेते हैं। तो इसमें दो पॉइंट हैं। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, पूरा लिख देता हूं। तो ये होता है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट with respect to muzzle of the gun। और गन के दो स्टेट हैं, क्यों, फायरिंग से पहले तो वो रेस्ट में होगी मान लो, और फायरिंग के बाद वो गन पीछे की तरफ मूव कर रही होगी, क्योंकि यहां पे गन ट्रॉली का काम करेगी। तो अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि हम जो गन होती है उसका कौन सा स्टेट लेते हैं, आफ्टर द फायरिंग इन मजल वेलोसिटी। ये दोनों कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए जो मैंने लिखा दिए। इन मजल वेलोसिटी, देखिए अगर आपने ये फायरिंग के बाद का स्टेट नहीं लिया तो आंसर बदल जाएगा आपका, ध्यान रखना। इसलिए द मजल वेलोसिटी इज टेकन आफ्टर द फायरिंग, मजल वेलोसिटी इज टेकन एज द वेलोसिटी of the barrel of the gun after the firing, फायरिंग के बाद लिया जाता है। ये लिख लीजिए। तो मैं कर देता हूं, चलो मजल वेलोसिटी का फंडा क्लियर हो गया आपको। अब इसमें मान लीजिए ये इस तरीके से, अभी हम इसको इस तरीके से दे देते हैं, ये मान लो गन है इस तरीके से, इसका मास एम है और इसमें एक बंदूक की गोली है, इसका मास स्मॉल है, और अचानक से भागेगी। जब अचानक से भागेगी तो इसको पीछे की तरफ क्या दे जाएगी, जर्क दे जाएगी, पीछे इस पर एक फोर्स लगा जाएगी, उस पर आगे लगेगा, फिर से वो फोर्स हो जाएगा इंटरनल, इसलिए हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो अभी इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में, आफ्टर द फायरिंग क्या होगी कहानी बताइए। आफ्टर द फायरिंग के बाद क्या होगा, आफ्टर द फायरिंग मान लीजिए ये पीछे की तरफ किसी बी से भाग गया और जो बंदूक की गोली है वो किसी यू से जा रही है, वो दी होगी आपको, यही है मजल वेलोसिटी, इसी को मैं मजल वेलोसिटी कह रहा हूं। अब ये ग्राउंड फ्रेम से नहीं है, नॉट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड फ्रेम से नहीं है, ये उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो यहां पर बैठा हुआ है, ध्यान रखना, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो फिर से वही वाली बात है, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम को कराएंगे कंजर्व, तो आपको तो बुलेट का मूवमेंट किस फ्रेम से चाहिए, ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से पहले बुलेट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो आप काफी देर से निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई, ये बताइए जरा, कितनी आ गई बताइए। क्या u माइनस वी आ गई थी, काफी देर से तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बताइए क्या लिख देंगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल बताइए बुलेट का कितना हो जाएगा, m u माइनस वी और माइनस एम वी, ये आ जाएगी गन। तो यहां से बताइए v की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एम यू अपॉन एम प्लस एम, ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर द फायरिंग, वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर द फायरिंग। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट क्लियर होता है, आगे फिर एक फंडा पढ़ाते हैं। अब हम इसी कंसेप्ट में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन टुगेदर
अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन एक साथ लगेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन टुगेदर। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिससे कि आपको काफी आसानी हो जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो जरा, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, अगले पेज पे लगा लो। मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी काफी यूजफुल है। मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा आपको। बड़े बड़े सवाल आप इजीली लगा पाओगे। मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये टू पार्टिकल सिस्टम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसको किसी भी तरीके से समझ लिया जाए। पहले मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक वेज है, यहां पर रखा हुआ है, इसका मास है कैपिटल एम, ठीक, और यहां पे एक हमने स्मॉल एम का मास ये ले लिया। हम दो तीन तरीके से आपको बता देंगे अभी, ठीक है। और मान लीजिए ये यहां पे यू से जा रहा है और ये अभी रेस्ट में। या एक काम कर लो, इस एग्जांपल से मत समझो, तुम कंफ्यूज कर जाओगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको इससे समझ लो। जैसे मान लो दो पार्टिकल हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये M1 और ये M2, और इधर ये जा रहा है U1 से और इधर जा रहा है ये U2 से, और U1 ग्रेटर देन U2 है। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कोलिजन की थ्योरी है, आपको मैं हल्का सा बेसिक समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है, जब यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। तो इसमें दो स्टेट होते हैं बेटा। एक क्या होता है, क्योंकि U1 U2 से बड़ा है तो ये इस बॉल को, इसके शेप को डिफॉर्म करेगा और इसका भी शेप डिफॉर्म होगा, और एक स्टेट इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है एक स्टेट जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है, ये M1 और ये M2, और एक मूवमेंट के लिए दोनों की कॉमन वेलोसिटी होती है। मतलब यहां पर जब वेलोसिटी दोनों की सेम होती है तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है। पर जो भी फोर्स लग रहा होता है वो तो इंटरनली लगेगा, क्योंकि इसने इस पे लगाया और इसने इस पे लगाया, जो भी नॉर्मल रिएक्शन। तो सिस्टम पर अभी भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो लीनियर मोमेंटम तो क्या होगा, कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम तो क्या होगा, कंजर्व होगा। और इसके बाद ये डिफॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो ध्यान से सुनना पूरा प्रोसेस। यहां पर सिस्टम के पास एक काइनेटिक एनर्जी थी और यहां पर वही काइनेटिक एनर्जी किसमें चली गई, डिफॉर्मेशन की एनर्जी में, और फिर से सिस्टम की एनर्जी बढ़ी और बॉल्स ने अपने शेप को रिगेन किया, और ये भागी V1 से और ये भागी V2 से, और अब की बार V2 ग्रेटर देन V1। तो अब बताइए पूरे इस घटना के दौरान सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कौन सी लोकेशन में है, यहां पर है। क्योंकि यहां पर जब वो एक मूवमेंट के लिए एक साथ मूव कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो गई है। तो दिमाग में रखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम लॉस उस स्टेट में होता है जिस समय दोनों एक स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ये रखने वाली बात है दिमाग में। ये कई जगह मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। तो इस समय जिस समय दोनों की स्पीड बराबर आ जाती है उस समय जो लॉस होता है, यहां से यहां तक का जो लॉस है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। आप देखेंगे इससे कितने सारे क्वेश्चन मेरे ऑब्जेक्टिव होने लगेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं याद कर लूंगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे मान लीजिए ये दो बॉल हैं और ये स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी स्पीड है U1 और इसकी स्पीड है U2, और अभी इसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है। और किसी को भी ज्यादा ले लो आप, मान लीजिए आप U2 ग्रेटर देन U1 ले लो, तो पहले स्प्रिंग क्या करेगी, इलोंगेट करेगी। इलोंगेट करेगी तो क्या होगा, धीमे धीमे इलोंगेशन बढ़ेगा,
इलोंगेशन बढ़ेगा तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग एनर्जी को पी रही होगी, और वो एनर्जी कहां से आ रही होगी, एनर्जी तो टोटल कंजर्व ही रहेगी, तो वो काइनेटिक ही तो कम हो रही होगी। और जिस समय दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बताइए, एक मूवमेंट के लिए बराबर हो जाएगी, एक मूवमेंट के लिए बराबर हो जाएगी, उसी समय इसमें जो इलोंगेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां तक क्या होगा, जैसे इसमें इलोंगेशन, जैसे ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, स्प्रिंग फोर्स इसके वेलोसिटी को घटाएगा, इसको बढ़ाएगा, और एक ऐसी स्थिति सिचुएशन जनरेट करेगा जब दोनों की स्पीड एक मूवमेंट के लिए क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यही बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है इस समय, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो यहां पे लॉस नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ, ऐसे मान लो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस है जो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है। वो अलग बात है कि ये पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है या लॉस है वो तो यहां से यहां तक क्या है, मैक्सिमम है। तो ये सब सिचुएशन हमें निकालनी होती है। मोमेंटम अभी भी इन सिचुएशन में कंजर्व होगा, तो चाहे तो मैं इसी केस में कर देता हूं m1 m2, ये m1 और ये m2। तो एक इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बना दो। पहली इक्वेशन बताइए क्या आ जाएगी, इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2 बराबर इसका मोमेंटम m1 प्लस m2 u0। तो यहां से बताइए u0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बताइए डेल्टा के मैक्सिमम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लो इसकी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये और माइनस हाफ, अब ये तो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो m1 प्लस m2, और इसको लिख दो u0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप u0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा के मैक्स ये आ जाएगा हाफ, आज इसको मैं निकलवा दे रहा हूं, आगे मैं इसको यूज करूंगा हमेशा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और u0 की वैल्यू कितनी लिख दोगे बेटा, ये आ जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करता हूं, सॉल्व करके दिखा देता हूं पूरा, आपको ऊपर स्लाइड किए दे रहा हूं बेटा, ठीक है, आप लिख लेना। तो ये आ जाएगा डेल्टा के मैक्स इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस, अब जरा इसको देखना, यहां से ये क्या बनेगा बताइए, एक इसमें से m1 m2 जाएगा तो एक बनेगा ये m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू u1 u2, चेक करो। और अब इसमें से 1/m, ये डेल्टा के मैक्स सॉल्व करो थोड़ा सा स्पीड में लेके, हाफ अभी है, हाफ कहीं गायब नहीं हुआ, यहाँ से ये हाफ है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, हाफ m1 प्लस m2 कॉमन ले लो ये। अब देखो m1 प्लस m2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आ चुका है तो यह आएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर, चेक कर लेना, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 u2 का स्क्वायर और प्लस m2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर, और अब ये पूरा टर्म आ जाएगा माइनस m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2, ये आएगा। और ध्यान से देखो ये इसमें से क्या हो रहा है बताइए, कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। कुछ गलत काट दिया क्या, हाँ कुछ गलत काट दिया, दोबारा देखता हूँ क्या क्या कटेगा। देखो कैंसिल होगा इसमें से बेटा, इसमें ये आया 4 टर्म ये आए, तो ये m1 का स्क्वायर है, तो ये m2 का स्क्वायर है। तो देखो ये m1 का स्क्वायर ये कैंसिल होगा
और ये इससे कैंसिल होगा। अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब इसमें से m1 m2 आप बाहर उठा के कॉमन निकाल लो इसमें से। डेल्टा के मैक्स इक्वल टू, तो m1 m2 देखो यहाँ पर भी m1 m2 है, यहाँ पर भी m1 m2 और यहाँ पर भी m1 m2 है, ये बाहर निकाल लो। तो ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2। और अब देखो यहाँ पे बनेगा u1 का स्क्वायर और u2, और यहाँ बनेगा u2 का स्क्वायर माइनस 2 u1 u2। तो ये क्या बन गया बोलिए, u1 माइनस u2 का स्क्वायर बन गया। और आप एक फिजिकल क्वांटिटी रिड्यूस मास वाली जानते हो, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, रिड्यूस मास। सब जानते हैं रिड्यूस मास क्या होता है, सब जानते हैं रिड्यूस मास क्या होता है। रिड्यूस मास असल में ये मास होता है 1 अपॉन म्यू इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। तो यहाँ से जो म्यू आ जाता है ये कितना आ जाता है, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाता है, ये रिड्यूस मास होता है। तो इसको मैं रिड्यूस मास से रिप्लेस कर देता हूँ। तो डेल्टा के मैक्स इक्वल टू हाफ म्यू, और u1 माइनस u2 को मैं लिखता हूँ u रिलेटिव का स्क्वायर। क्या लिखता हूँ, u रिलेटिव का स्क्वायर। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी। अप्लाई कहां पर होगा, अप्लाई वहीं होगा जिस सिचुएशन के लिए मैंने ड्राइव किया है। वो कौन सी सिचुएशन है अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। उसी सिचुएशन में लगेगा, उसी सिचुएशन में लगेगा जिस सिचुएशन के लिए ड्राइव किया है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि अगर ये मान लीजिए u1 से जा रहा है इधर, और ये इधर m1 का मास है और ये m2 का मास है, और ये u2 से जा रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आई जिस समय दोनों कॉमन स्पीड से जाने लगे u0 से m1 m2। तो ये यहां से यहां तक इस सिचुएशन में लगेगा। तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन एनर्जी है वही काइनेटिक में चली गई है। तो डेल्टा के मैक्स इक्वल टू बताइए क्या आएगा, सीधे सीधे हाफ म्यू। म्यू कितना डायरेक्ट लिखो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और यू रिलेटिव का मतलब एक ब्लॉक पर बैठ के दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी देख लो। तो इस पर बैठ के देखोगे तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे तो कितना आ जाएगा, u1 माइनस u2 का स्क्वायर। इसी सिचुएशन में लगेगा। अब मान लो फाइनली फिर से ये दोबारा से इस तरीके से चलने लगे कि ये चलने लगा v2 से और ये चलने लगा v1 से, और ये m1 है और ये m2 है। तो अब मैं इसको यहां से यहां भी लगा सकता हूं। तो यहां ये हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के अब लॉस नहीं है, डेल्टा के मैक्स क्या है, गेन। वो यहां से यहां लगा रहा हूं। तो ध्यान रखना ये दोनों एक साथ चल रहे थे और अब यहाँ एनर्जी में जो गेन हो गया तो फिर से मैं यही लगा सकता हूं म्यू और यू रिलेटिव या वी रिलेटिव कर दो अब की बार, वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो रिलेटिव में क्या आ जाएगा, रिलेटिव में v1 माइनस v2 करो या v2 माइनस v1 करो, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ भी डेल्टा के मैक्स, वैसे v2 ग्रेटर देन v1 होगा। तो आप यहाँ पे हाफ म्यू डायरेक्ट लिखना m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा बेटा v2 माइनस v1 का स्क्वायर। आप देखना क्वेश्चंस में कितने स्मार्ट तरीके से ये चीजें यूज होती हैं। मतलब एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जब दोनों की स्पीड क्या हो, कॉमन, और एक स्थिति वो जब दोनों की स्पीड डिफरेंट हो, लेकिन एक ही डायमेंशन के लिए मैंने यूज किया है। एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन में और दिखाता हूं। जैसे ये होता, ध्यान से देखे, यही है, ये m1 है और ये m2 है। तो यहां पर ये जा रहा है u2 से और ये जा रहा है u1 से। ठीक है, अब मान लीजिए u1 ग्रेटर देन u2 है, तो अब क्या होगा कि एनर्जी घटेगी। तो अभी इस समय डेल्टा एक्स की वैल्यू में 0 मान लेता हूं। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, वो स्प्रिंग की एनर्जी में स्टोर होगी। तो मैक्सिमम जो स्प्रिंग की एनर्जी में स्टोर हो जाएगी उस समय स्टोर होगी जब यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम हो जाएगी। और इस समय ये डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, और ये होगा मैक्सिमम। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो मैक्सिमम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया है, और मुझे वो पता है। तो यहां पर बताइए स्प्रिंग की एनर्जी, तो डेल्टा के सीधे लिखता हूं, बताइए क्या लिखेंगे, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। और यही एनर्जी किस में चली गई है, स्प्रिंग की एनर्जी में। और ये कितना लिख देंगे सीधे सीधे, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये मैं बताना चाहता हूं,
और अब म्यू सीधे सीधे ओरली लिखो, कितना लिखोगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 कर दो, चाहे u2 माइनस u1, वो तो स्क्वायर आना है, तो u1 माइनस u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ओरली लगेंगे भाई, ओरली। ठीक, फिर और सिचुएशन देखिए, जैसे ये सिचुएशन होती, ये होती, देख लीजिए ध्यान से, इन सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। इसका मास है कैपिटल एम और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। तो बताइए क्या होगा, ये इसको मैंने वेलोसिटी वी नॉट दे दी, वी नॉट दे दी, तो जब इस पे, अभी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, तब तो ये चलेगा नहीं, लेकिन जैसे ये कर्व सरफेस पे मूव करेगा, तो इसकी मैकेनिज्म पूरी अभी आपको समझाऊंगा। थोड़ी सी हिंट मैंने पिछली क्लास में भी आपको दिया था, तो तुरंत इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को क्या कराएगा, एक्सीलरेट कराएगा। तो इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक चढ़ जाएगा, तो जब मैक्सिमम हाइट तक चढ़ेगा तो उस समय बताइए सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये होगी, सिचुएशन ये होगी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा। तो क्या इस समय ये दोनों किसी कॉमन स्पीड से जा रहे होंगे, तो क्या वही सिचुएशन जनरेट हो गई, इस समय हॉरिजॉन्टल में इनके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी है और बाद में एक कॉमन स्पीड से जा रहे हैं। तो बताइए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो किस में जाके कन्वर्ट हो गया है, ग्रेविटी की पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है, ग्रेविटी की पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है। तो बताइए कितना आ जाएगा, सीधे सीधे लिखिए, तो जो mgh की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डेल्टा के मैक्स से ही तो आई है, और डेल्टा के मैक्स को मैंने क्या लिखना सिखाया है, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। तो यहां से सीधे सीधे आप लिख सकते हो mgh इक्वल टू हाफ म्यू को तो ओरली लिख दो यार, अब m प्लस एम, और बताइए रिलेटिव वेलोसिटी इस समय कितनी थी, v नॉट। अब ये मत कहना सर यहाँ काइनेटिक बची, अरे इस काइनेटिक का यूज हो तो गया था, यहाँ डेरिवेशन में देखो ना, यहाँ यूज हुआ तो है पूरा, ये पूरा यूज हुआ तो उस काइनेटिक का, तब तो ये फॉर्मूला आता है, तब तो ये फॉर्मूला आता है भाई, यूज हो गया उसका सब। तो इन सिचुएशंस में हम इसको लगाएंगे। अब और सिचुएशन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे हम, देखो ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर एक रिंग फंसी होती है, फेमस क्वेश्चन है, कैपिटल एम, और यहाँ पर एक बॉल रहती है स्मॉल एम की, धागे की लंबाई है एल, ठीक है। तो देखिए धागे की लंबाई एल है, तो क्या होगा जब इसको सिस्टम को हम रेस्ट से छोड़ देंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस समय धागा वर्टिकल हो जाएगा, धागा मान लो यहाँ वर्टिकल हो गया, तो ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, तो ये किसी V1 से जा रहा होगा और ये किसी V2 से जा रहा होगा। क्या वही सिचुएशन है, पहले इस समय इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और बाद में रिलेटिव मोशन हो रहा है, और इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटी की पोटेंशियल, वही तो किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस समय दोनों में रिलेटिव मोशन है और एक ही अलोंग द एक्स एक्सिस ही है। तो बताइए जो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी है mgl सीधे सीधे लिखी जाएगी, क्या लिखते हैं उसको, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर डायरेक्ट। तो mgl इक्वल टू हाफ म्यू कितना लिख देंगे बताइए, m अपॉन m प्लस m, और इस पर बैठ के इसकी वेलोसिटी देखोगे तो कितनी लिखोगे बताइए, v1 प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला लिखना आ गया, आपको डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से लिखते हैं ये आपको लिखना आ गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं वो देख लेता हूं, ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर हम क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, जैसे ये सवाल है, अब प्रॉपर इन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे। ये इस तरीके का एक वेज है, अब पहले इसकी मैकेनिज्म समझ लो थोड़ा सा, अगले पेज पे
इन क्वेश्चंस की मैकेनिज्म समझ लो जरा, इन क्वेश्चंस की मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म। होता क्या है, वैसे तो मैं समझा ही चुका हूं। मान लीजिए ये कैपिटल एम है और यहां पे एक स्मॉल एम रखा हुआ है, ये इसको u इक्वल टू 0 से रिलीज किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ये इस तरीके से चलेगा, फ्रिक्शन का तो रूल है नहीं, मान लो म्यू 0 है, तो जैसे ये यहां पर आया तो आपको पता है तुरंत एक वेलोसिटी आई इसके पास, तो इनके बीच में लगता है यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं दोनों के एफबीडी अलग अलग बना लेता हूं, जैसे इसका मैं एफबीडी अलग बना लेता हूं, इस तरीके से बना लिया, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लग रहा है बेटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे इस तरीके से लग रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा NX और एक होगा NY। तो NY से तो कोई लेना देना है नहीं, ये NX का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कराएगा एक्सीलरेट, इसको कराएगा एक्सीलरेट, तो ये पीछे भागेगा, ये भागेगा पीछे। पर अगर आप ध्यान से देखें, अभी भी ध्यान से देखना, अभी भी ध्यान से देखना, मान लीजिए यहां से नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग गया N1, तो पूरे सिस्टम का मैं एफबीडी बनाता हूं। सिस्टम में अब की बार कौन है, यहां पे देख लो, या इसको इधर, ठीक है, ये देख ले, सिस्टम में मैंने ले लिया किस किस को, M+M, ये सिस्टम में ले लिया। तो अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो क्या पूरे सिस्टम के लिए फिर से एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और एक्सटर्नल के नाम पे तो ये mg लगेगा और इसका mg लगेगा, तो नीचे की तरफ लगेगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, और ग्राउंड से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन N1, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये तो बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम ये करेगा कैंसिल आउट। तो अभी भी ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बताइए वर्टिकल के लिए क्या कहोगे, अब आपको एकदम क्लियर है कि वर्टिकल में याद करो डेल्टा YCM का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये बताया था M1 डेल्टा Y1 प्लस M2 डेल्टा Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। एकदम लॉजिक से क्लियर करते चलो चीजों को। तो इसका तो सेंट्रोमास y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन क्या स्मॉल m का सेंट्रोमास नीचे आ रहा है, तो एक टर्म तो भले ही मेरा 0 है पर ये मेरा 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टम का सेंट्रोमास नीचे आ रहा है, और पहले सिस्टम रेस्ट में था और बाद में सेंट्रोमास डिस्प्लेस किया है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लगा हो। तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लगने का मतलब तो ये हो गया कि m, ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg ये हर हालत में नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर हुई। और हॉरिजॉन्टल में मेरा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इन क्वेश्चंस में भी हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होने जा रहा है, ठीक है। और एक एनर्जी की इक्वेशन बनाएंगे, वो सब आपको सिखा देंगे अभी बनाना। एक सिचुएशन और लो इसी में, जैसे इसी तरीके से ये सिचुएशन जनरेट होगी, सेम सिचुएशन जनरेट होगी। यहाँ पर इसका मास कैपिटल एम है, आपने यहाँ पे एक ब्लॉक स्मॉल एम का और इसको एक u नॉट की वेलोसिटी दे दी, और कहीं कोई फ्रिक्शन है कि नहीं है वो सब अलग की बात है वो तो अब मान लीजिए ये फिर से यहाँ का फोटो ये बना लेता हूँ फिर से, जैसे ब्लॉक यहाँ पे जब ये चढ़ने जा रहा है मान लो, तो अब देखिए यहाँ पे फिर से दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये, और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल में, और ये इसको कराएगा एक्सीलरेट, ये इसको कराएगा एक्सीलरेट, और इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, और ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा होगा। अब की बात ध्यान से देखो, ये जो सेंट्रोमास है, सेंट्रोमास में वही फॉर्मूला डेल्टा YCM इक्वल टू M1 डेल्टा Y1 प्लस M2 डेल्टा Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इसका तो सेंट्रोमास वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसका तो सेंट्रोमास वर्टिकल में जा रहा है, तो पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अब की बार,
तो अगर फिर से मैं एफबीडी बनाता हूं सिस्टम का, तो सिस्टम के एफबीडी में नीचे कितना आ जाएगा बताइए, mg प्लस स्मॉल mg, और ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन n1 आ जाएगा, और ये वाला जो n होगा ये तो क्या कर जाएगा बताइए, कैंसिल आउट कर जाएगा। और क्योंकि सेंटर मास ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब n1 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, mg प्लस स्मॉल mg। ये छोटे छोटे क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं बेटा। तो सेंटर मास ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसलिए अब की बार नॉर्मल रिएक्शन को ज्यादा होना पड़ेगा। और फिर से मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या होगा, Fx इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम P इनिशियल x इक्वल टू P फाइनल x। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। एक इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की बनेगी। चलो बच्चों इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे। जैसे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये इसका मास कैपिटल M है और इसका यहां से हाइट दिया हुआ है h। यहां पे ब्लॉक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0। तो आपसे सवाल पूछा है जब ये बॉटम पर पहुंच जाएगा तो कैपिटल M की स्पीड बतानी है। फाइंड द, अभी बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m व्हेन बोथ सेपरेट। जब दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते, तो जब सेपरेट होंगे तो बताइए डायग्राम क्या बनेगा, यहां पे बना देते हैं। डायग्राम ये बनेगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे जा रहा होगा। स्मॉल m किसी v1 से जा रहा होगा और ये किसी v2 से जा रहा होगा, कैपिटल M। ठीक है, अब वो सब कहानी तो क्लियर है आपको कि लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, क्योंकि वो तो मैं समझा चुका हूं आपको काफी देर से। हॉरिजॉन्टल में कंजर्व होगा, वर्टिकल में इस समय तो खैर वर्टिकल में मोमेंटम यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं था, तो हमारा तो लेना देना हॉरिजॉन्टल से है। और दूसरी सिस्टम के पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी आई होगी एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास रेडी है ही, पहली P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, और यही डायरेक्शन क्या ले लेता हूं बताइए मैं, पॉजिटिव। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था, 0। फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, तो इसके पास पॉजिटिव मान लेता हूं और इसके पास आ जाएगा नेगेटिव। तो कैपिटल M v2 बराबर स्मॉल m v1, पहली इक्वेशन ये रेडी है। दूसरी इक्वेशन v1 v2 में बनेगी वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाली इक्वेशन को जरा अगले पेज पे मैं समझाता हूं, फिर आगे नहीं समझाऊंगा, यहां मैं बेसिक समझा देता हूं सारे किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देख लेना। पहले यहां पे किसी इंटरमीडिएट स्टेप पे देख लो। जैसे यहां पे इंटरमीडिएट स्टेप पे देखो, जब इसके पास एक वेलोसिटी v होगी, इसके पास एक वेलोसिटी कैपिटल v होगी, और इनके बीच में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं इसको स्मॉल m ले रहा हूं और कैपिटल M ले रहा हूं, और यहां से ये नॉर्मल रिएक्शन n1 लगेगा, ग्रेविटी इस पर इस तरीके से लगेगा, और इस पे जो ग्रेविटी लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं लगाता हूं W नेट इक्वल टू डेल्टा K, तो फोर्सेज क्या क्या लगे ध्यान से देखना। फोर्सेज क्या क्या लगे, एक तो W n1 लगा, प्लस W कैपिटल mg लगा, प्लस W स्मॉल mg लगा, प्लस W नॉर्मल रिएक्शन लगा, और एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो n1 हमेशा बताइए इस ब्लॉक के मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए कोई वर्क नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। कैपिटल mg भी
इसके डिस्प्लेसमेंट के या मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है तो भी ये भी कोई वर्क नहीं करेगा। लेकिन स्मॉल mg वर्क करेगा। बताइए इसका हाइट एच था, फाइनली ये नीचे आया है, तो इसका वर्क तो होगा भाई, कितना होगा बताइए, प्लस mgh होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन के वर्क डन में कोई कंफ्यूजन बच्चों को आता है और 100% आना भी चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन के वर्क को टोटल को देखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इंडिविजुअल ब्लॉक पे ये नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा। देखिए आपको मैं बताता हूं, आप खुद बताइए मुझे, इस कैपिटल M को लेफ्ट की तरफ धकेल कौन रहा है, नॉर्मल रिएक्शन धकेल रहा है, तो इसने इस पर वर्क किया हुआ और स्मॉल m पर भी किया हुआ। कहने का मतलब अलग से समझाने जा रहा हूं कि W नॉर्मल रिएक्शन, लिख देता हूं स्टेटमेंट में, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन कैपिटल M नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली वर्क डन by the normal reaction on small is also not equal to 0, but इसको येलो कलर से लिखता हूं, but work done by the normal reaction on small and capital M together इक्वल टू 0। अब बात आती है सर ये कैसे आपने बोल दिया, ये समझाओ तो सही। समझाता हूं। देखिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको मैंने वहां बताया था कि जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं, इंटरनल फोर्सेज का जो वर्क होता है वो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता है। इंटरनल फोर्सेज का जो वर्क होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस बात को लिख लीजिए पहले, ये पुराना कॉन्सेप्ट है पर यहां कंफ्यूजन आ जाएगा। वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेज। ऐसा नहीं कि इंटरनल फोर्सेज वर्क नहीं करते, इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं कर रहा है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स इंटरनल होगा और वर्क करेगा, यहां वर्क नहीं कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो यही मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ऐसा नहीं कि इंटरनल फोर्सेज वर्क नहीं करते, लेकिन हाँ इंटरनल फोर्सेज का जो वर्क होता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेज इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। क्यों होता है ये भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक सिस्टम हमने लिया इस तरीके से और दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में ये फोर्स लग रहा है F, ये इंटरनल है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो मान लीजिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 इधर हुआ और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x2 वो इधर हुआ। तो बताइए अगर इस पर F का वर्क देखेंगे, टोटल सिस्टम पे dw देखेंगे, तो ये आ जाएगा F वेक्टर डॉट x1 प्लस, अब देखिए ये F अगर आपने पॉजिटिव लिया तो इस F को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों, इंटरनल फोर्सेज हमेशा पेयर में लगते हैं और एक्शन रिएक्शन पेयर में लगते हैं और उनके डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये दिमाग में ले लेना। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा इस वाले फोर्स के वर्क को। तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस F डॉट x2 माइनस ऑफ F डॉट x2। अब यहां से बताइए dw कितना आ जाएगा, F इसमें से कॉमन ले लो आप, F डॉट ये आ जाएगा x1 माइनस x2 वेक्टर। और ध्यान से देखो ये क्या है, ये है रिलेटिव सेपरेशन। और रिलेटिव सेपरेशन या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट याद करो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। दो पार्टिकल के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है भैया, ये बहुत खास बात थी, वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम हो गया रिलेटिव सेपरेशन। जैसे मेरे दोनों इन हाथों के मुट्ठियों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो आप दुनिया के किसी भी फ्रेम से देख लो, इनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो 2 मीटर होगा। तो 2 मीटर का सेपरेशन हर फ्रेम से सेम होगा। तो रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। और इंटरनल फोर्स रियल फोर्स है, ये तो सभी फ्रेम से सेम होगा, इस सूडो फोर्स तो है नहीं। तो ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट हो गया, ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट, तो ये भी क्या हो गया फिर बताइए, फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में आप कहेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन का वर्डन कैसे जीरो हो गया, तो इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, एक एक पॉइंट और सुन लेना। जैसे ये अगर ये है यहां पर ये पार्टिकल है, इसको ऐसे समझो, ये है, अगर यहां पर पार्टिकल है, अगर ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, ये फिक्स है, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना अब V2 का मोशन सर्कुलर नहीं होगा, V2 का मोशन सर्कुलर नहीं होगा। V2 का मोशन सर्कुलर होने के लिए कंडीशन होती है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होना चाहिए रेस्ट में होना चाहिए हमेशा। ये ऑब्जर्वर अगर इसको देखेगा और ये इधर जाएगा तभी इसका मोशन सर्कुलर होगा। ये भी मैंने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल किसी भी फ्रेम से नहीं होता है, ये उसी फ्रेम से होता है जिसमें सेंटर किसमें होता है, रेस्ट में होता है, या ऑब्जर्वर यहां बैठा होता है। तो इसी ऑब्जर्वर के लिए ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और बताइए इसमें अगर टेंशन ऊपर लगेगा तो अब बताइए इस ऑब्जर्वर के लिए इस टेंशन का वर्डन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन विल बी जीरो एज टेंशन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यहां पर जो टेंशन है वो वेलोसिटी के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, इसलिए इस टेंशन का जो पावर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यही बात भी इसमें यूज होगी। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क था मैंने कैसे कह दिया, देखो ये सर्कुलर दिया है तुम्हें, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो कि अगर मैं फ्रेम चेंज कर लूं यहां से, तो फ्रेम चेंज कर लूं तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ये लगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ये लगा। तो बताइए अब ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए बताइए इसका मोशन कैसा होगा, बताइए सर्कुलर होगा कि नहीं होगा। और इसके लिए ये पॉइंट किस में होगा, बताइए रेस्ट में होगा। तो अब फॉर दिस ऑब्जर्वर ध्यान से सुनना, फॉर दिस ऑब्जर्वर W नॉर्मल रिएक्शन ऑन कैपिटल M तो जीरो हो गया, क्यों, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रेस्ट में हो गया। और एंड W नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्मॉल m भी जीरो हो गया, क्योंकि इसके लिए ये किस में जा रहा है, सर्किल में जा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन का वर्डन जीरो होगा, क्योंकि इस फ्रेम से जब हमने फाइंड आउट किया तो नॉर्मल रिएक्शन का टोटल वर्क क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है दोनों पर। और नॉर्मल रिएक्शन एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस के जो वर्क होते हैं वो किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क जीरो आएगा वो ग्राउंड फ्रेम से भी भैया फिर जीरो ही आएगा। बात क्लियर हो गई, फिर वो ग्राउंड फ्रेम से ही जीरो आएगा। चलिए मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, जहां पर मैं बात लिख के लाया था अपनी, यहां पर आया था मैं, अब ये पूरी बात लिख दी है कि W नेट इक्वल टू डेल्टा के। तो नॉर्मल रिएक्शन N1 का वर्डन जीरो, कैपिटल Mg का जीरो, आपको पता है इसका MgH इसका भी जीरो, और डेल्टा के हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। बात क्लियर हुई, ये है। तो इस तरीके से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी ही किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। अब इस तरह के जितने क्वेश्चंस आगे होंगे अब मैं इनमें इस बात को डायरेक्ट यूज कर लूंगा। मैंने इंटरनल फोर्स का वर्डन कैसे जीरो ये आपको समझा दिया है, ठीक है बेटा, ये यहां पे समझा दिया है। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्या था, क्वेश्चन ये था, यहां पे थे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है कि जो MgH की पोटेंशियल एनर्जी है यही किसमें कन्वर्ट हो गई है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो एक इक्वेशन तो लीनियर मोमेंटम की ये मिल गई, और सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाएगी, जो MgH की ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों की काइनेटिक में चली गई, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल mv2 का स्क्वायर। अब यार यहां से सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन रहता है, हालांकि सॉल्व होके तो आ ही जाएगा। आपको V2 निकालना है तो वहां से इसमें V1 पुट कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर V1 निकालना है तो वहां से V2 पुट कर दीजिएगा। पर फिर भी इस सॉल्विंग का मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूं, वही जो मैंने सिखाया था, देखिए कैसे। अब मैं आपको इजी मेथड से सॉल्विंग सिखा रहा हूं केवल, क्योंकि यहां से तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सॉल्व करने में। तो मेथड 1 देख लो जरा, ये हाइट h है, स्मॉल m कैपिटल है, ये यहां पर आ गया। अब देखिए आप इसमें क्या वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बताइए कौन सा वाला, सोच लो, ये V2 और ये V1, ये वाला कौन सा, ये देखिए यहां पे दोनों सेपरेट हो रहे हैं
और यहाँ पे दोनों कंबाइन थे, कंबाइन हो गए, सेपरेट हुए हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है वो मैक्सिमम गेन है इस समय, और वो कहां से हुआ होगा, जो mgh की पोटेंशियल एनर्जी है यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो मैं इस स्टेट से इस स्टेट में सीधे ये लगा सकता हूं क्या, mgh इक्वल टू हाफ म्यू और v रिलेटिव का स्क्वायर डायरेक्ट। और रिलेटिव वेलोसिटी एक पर बैठ के दूसरे को देखोगे तो इस पर बैठ के इसको देखोगे तो बताइए क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 आ जाएगा। और एक इक्वेशन लीनियर मोमेंटम से मेरे पास है ही, mv1 कैपिटल mv2 बराबर स्मॉल mv1। तो या यहां से आप दोनों का रेशियो निकाल लो, v1 अपॉन v2 अपॉन v1 इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। और v रिलेटिव कितना हो जाएगा जरा बताइए बेटा यहां पर, mgh। अच्छा हाफ म्यू, म्यू की वैल्यू सीधे लिखो, कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस m। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है बताइए, v1 प्लस v2 का स्क्वायर। तो यहां से ओरली आपको v1 प्लस v2 मिल गया, स्मॉल m से तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो v1 प्लस v2 की जो वैल्यू आ गई ये आ गई m प्लस m 2 टाइम्स 2 भी इधर जाएगा gh अपॉन कैपिटल M। इसको बाद में पुट कर लेना, इसको एक नंबर कह दो कोई x नॉट। अब देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, दो नंबर हैं, याद करो कैसे करते थे। अगर दो नंबर है, a प्लस बी की वैल्यू दे दी है कोई लैम्डा और a अपॉन बी की वैल्यू दी है m अपॉन n, तो यहां से जब हम a और b को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, m प्लस नहीं सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, a आएगा m अपॉन m प्लस n इंटू लैम्डा और b आएगा n अपॉन m प्लस n इंटू लैम्डा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात है। तो अब आपके पास क्या है बेसिकली कि v2 अपॉन v1 ये है और v1 प्लस v2 की वैल्यू क्या है, x नॉट। मैं बाद में x नॉट की वैल्यू ये बड़ा सा टर्म पुट कर दूंगा, ठीक है, बाद में पुट कर दूंगा। तो यहां से मुझे आप बता दो v2 की वैल्यू सीधे सीधे क्या आएगी, ये मास के इनवर्स रेशियो में m अपॉन m प्लस m टाइम्स x नॉट, ठीक। इसमें रूट भी तो आएगा, रूट कौन खा गया भैया, ये रूट आएगा। और v1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां से v1 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस m स्मॉल इंटू एक्स नॉट। अब एक्स नॉट की इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, तो यहां से जो v2 आ जाएगा ये आ जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू ये दी हुई है अंडर द रूट 2 टाइम्स m प्लस m gh डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब जरा बस इतना ही लिख दो या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये अब आपके ऊपर है। तो v2 इक्वल टू अंदर ले जाओ इसको, तो अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर m प्लस m gh और नीचे आ जाएगा m और कैपिटल M प्लस स्मॉल m। चेक कर लो कोई गलती ना हो गई हो भैया, चेक कर लो भैया कोई गलती ना हो गई हो प्लीज सॉल्विंग में। और इसी तरीके से आप v1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, v1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे। एक क्वेश्चन इस पर और कराता हूं, यही क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये रोड है, यहाँ पे एक रिंग है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मास कैपिटल M है और यहाँ पे एक धागा स्मॉल m ये। अब आपसे ये पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। तो क्या है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द speed of each block when string becomes vertical,
इसी में पूछा था ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस पोजीशन। आपको धागे में टेंशन भी बताना इस पोजीशन में। तो फिर से वही वाली बात है कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल होगी तो देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। अब वो मोमेंटम तो कंजर्व होता है, वो सब कहानी आपको क्लियर है, क्योंकि कहीं भी आप इसका डायग्राम बनाओगे, जैसे इस स्टेट में बनाओगे, ध्यान से देखना, तो ये डायग्राम इस तरीके से बन रहा होगा, तो ये अपना कहीं भी जा रहा हो, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा बेटा, नीचे लग रहा होगा कैपिटल एम जी, यहाँ पे लग रहा होगा स्मॉल एम जी। मान लो थीटा का एंगल किसी समय बना दिया यहाँ से, धागे में टेंशन होगा टी। और अगर आप पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गया, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी नीचे लग गया, और ये टेंशन क्या बन गया बताइए, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। लेकिन ध्यान रखिए फिर से, ये तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है केवल, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रहा है और वर्टिकल में भी मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में तो मूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन वर्टिकल में मूव कर जाएगा क्योंकि ये पहले हॉरिजॉन्टल था और ये बाद में कैसा हो गया, वर्टिकल। तो वर्टिकल इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन कमजोर पड़ेगा इस बार, एम जी प्लस स्मॉल एम जी लेस देन नॉर्मल रिएक्शन होगा। बात क्लियर हुई कि नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगा कम। ठीक है, अब जरा मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इधर सॉल्व कर देता हूं। यहाँ जब ये वर्टिकल आ जाएगा, अब देखिए मैं वर्टिकल का ही फोटो बना देता हूं। अच्छा, आसान करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, कैपिटल एम को मैं 2m कह देता हूं, ठीक है बेटा, थोड़ा सॉल्विंग आसान हो जाएगी, क्यों टेंशन भी फाइंड आउट करना है ना, तो फालतू में लेंदी जाएगा। तो जब ये वर्टिकल होगा रिंग, इस तरीके से धागा होगा, और अब इस समय ये जा रहा है मान लीजिए किसी V1 से और ये जा रहा है किसी V2 से, इसका मास 2m ले लिया मैंने, इसका मास m ले लिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एक तो वही वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम, इसको हटा दूं यहाँ से, एक तो वही वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों में रिलेटिव मोशन है और यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन था नहीं, और दोनों इस समय कैसे हो गए, अलोंग द एक्स एक्सिस ही हो गए। तो जहां पर मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था उस सिचुएशन से मैच कर रही है चीजें। तो रिड्यूस मास सीधे लिखो 2m इंटू एम अपॉन 3m डायरेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, इस पर बैठ के इसको देखोगे तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा mgl। तो ये एक m से m गया, इस m से ये भी गया, तो देखिए कुछ 2 से 2 गया, तो बताइए v1 प्लस v2 ये आ जाएगा मेरे और आपके हिसाब से 3gl का अंडर द रूट। और एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगी, बताइए 2mv2 इसका मोमेंटम राइट में होगा, उतना ही मोमेंटम इसका लेफ्ट में होगा mv1, m से m जाएगा, तो बताइए v1 इक्वल टू कितना आ गया 2v2। अब आपके पास दो नंबर हैं, यहाँ से निकाल लीजिए v1 अपॉन v2 इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो दो नंबर का सम ये है और उनका रेशियो ये है, तो v1 की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी 2/2 प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 3gl, तो ये आ जाएगा 2/3 रूट ऑफ 3gl। और ये जो v2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 रूट ऑफ 3gl। v1 v2 मैंने दोनों निकाल दिए बेटा, ठीक है, तो दोनों की स्पीड आ गई। अब धागे में टेंशन, अब ध्यान रखना टेंशन निकालने में काफी बड़ी गलती होती है, और वो गलती कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं। टेंशन निकालने में गलती होती है भैया, जरा देखिए गलती को रिमूव करना है। जैसे अगर आपने इसमें टेंशन सीधे सीधे ये लिख दिया, ये सीधे सीधे टेंशन अगर आपने लिख दिया,
ये लिख दिया कि सर ये जा रहा है इधर V2 V1 से और ये टेंशन T और नीचे लगेगा mg। तो अगर आपने दोनों तरीके से लिखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे लगेगा तो T इक्वल टू mg प्लस mv1 स्क्वायर अपॉन l, तो ये भैया हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका मोशन सर्कुलर नहीं है ग्राउंड फ्रेम से। मोशन इज नॉट सर्कुलर फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, मोशन इज नॉट सर्कुलर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट इसका जो सेंटर का सर्कल का सेंटर है वो रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। और सर्कुलर मोशन देखने के लिए ऑब्जर्वर मस्ट बी एट द रेस्ट और मस्ट बी एट द सेंटर, सेंटर पे होना चाहिए हर हालत में, तभी मोशन सर्कुलर होगा। तो हमें इसका मोशन देखना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू 2m, इसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा भैया, ये देखना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में। तो अब हम देख लेते हैं स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू 2m, स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू 2m, 2m के रेस्पेक्ट में देखो इसको, जब 2m के रेस्पेक्ट में देखोगे इसको इस तरीके से आएगा ये, तो आप इस पर बैठ जाइए, तो इसकी वेलोसिटी पलटा के इसको दे दो तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 और अब इसमें लग रहा होगा mg। अब ये मोशन सर्कुलर होगा और इधर लग रहा होगा टेंशन और बाहर की तरफ लगा दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो T को सीधे किसके बराबर कह दो mg प्लस m और v1 प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, ये आएगा आंसर। और v1 v2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बाद बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कंबाइंड डिस्कस करूंगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ूंगा, फिर मैं एक साथ असाइनमेंट में क्वेश्चंस लूंगा, इस तरीके से लूंगा। अभी इस क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। ठीक है, चलिए।